हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है और हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और ये लॉन्ग आंसर टाइप के डेरिवेशन से हमेशा ज़्यादा मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो जेईई और नीट के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे डेरिवेशंस पता होता तो उन बेस से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा हमें उसका आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को सेलेक्ट किया है। उनमें से भी सबसे पहले हमने डाइपोल को सिलेक्ट किया कि डाइपोल से बहुत ज्यादा चांसेस होता है सवाल पूछे जाने का। तो सवाल क्या है, देखिए, डिराइव ए इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से अपने के एक्सियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल आप जानते होंगे कि एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट इन नेचर का, ठीक। और कुछ दूरी पे रखा जाता है और ये दूरी बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कर लिया, ठीक। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी उसको भी लिख देते हैं। तो आपको याद होगा कि 2q/d लिखते हैं, मतलब डिस्टेंस, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस और चार्ज। या मैं ऐसे लिख दूं, q/d, ठीक है। ये उनके बीच की दूरी से हम लोग लिखा जाता है, ठीक। अच्छा, अब अपने को समझ में आता है कि अपने को एक्सियल पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो जो इस डाइपोल मोमेंट का या फिर इस डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। तो ये पी का डायरेक्शन। अच्छा, इसी एक्सिस के पैरेलल में जो भी पॉइंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो मान लेते हैं अपना ये कोई पॉइंट बी है और इसको हमने नाम दे दिया एक्सियल पॉइंट। बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब ये एक्सियल पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितना दूरी पे है उसको मैं ऐसे बोल देता हूं कि आर दूरी पर है, ठीक है क्या। और ये आर, ये जो डाइपोल के बीच की दूरी, चार्जेस के बीच की दूरी है, उससे बहुत बड़ा है, मतलब आर इज मच मच ग्रेटर देन 2d। ये कंडीशन है। बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझे पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस चार्ज की वजह से। चार्ज कौन कौन से है अपने पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। तो हमें एक सवाल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख रखा है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि Q/r²। और इस प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है उससे हमने डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो हमने प्लस चार्ज लिया तो ये डायरेक्शन दूर होगा, ठीक है। बात क्लियर है, सिंपल। तो हमारे पास भी यहाँ पे दिख रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और उसकी वजह से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और उनके बीच की दूरी हमें पता कर सकते हैं क्योंकि सारे दूरी हमें दे दिया गया है, ठीक है। और जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा उसके हिसाब से हम लोग देख के कैलकुलेट कर लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को मार्क कर लेते हैं। देखिए, प्लस क्यू से पॉइंट बी की दूरी कितना, सेंटर से आर है, और ये वाली दूरी कितना हो जाएगा, स्मॉल डी। तो ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा, स्मॉल डी, क्योंकि सेंटर से दूरी था। तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस डी। क्लियर। प्लस क्यू से कितना दूरी हो गया, आर माइनस डी। तो माइनस क्यू से कितना दूरी हो जाएगा, क्या ये आर प्लस डी हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है क्या। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी दो वजह से है। कौन कौन से चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ई प्लस वेक्टर सम में लिख देते हैं, और ई माइनस। क्लियर। तो वेक्टर सम में हमने लिखा इसलिए ताकि प्लस माइनस हमें अभी पता नहीं है कि कौन ज्यादा और कौन कम है, ठीक। अच्छा, अब प्लस क्यू की वजह से पता कर लेते हैं कि चार्ज पॉइंट बी पे फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो जब प्लस क्यू की वजह से फाइंड करेंगे तो प्लस क्यू की वजह से पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूर है, मतलब प्लस क्यू से दूर लगेगा, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से तो उसकी तरफ लगेगा। तो ये ई प्लस की वजह से और ये ई माइनस की वजह से। इसका मतलब दोनों ही क्या है, अपोजिट इन नेचर। दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, सॉरी। तो मेरे को ये समझ में आया कि एक फील्ड दूर है और दूसरा उसका अपोजिट है, ठीक। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो मैं फाइंड करूंगा, तो जो उसमें बड़ा वैल्यू होगा उससे मैं छोटे वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ई नेट फाइंड करने के लिए हम लोग पता कर लेते हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ई प्लस को भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक। ई प्लस को मैं क्या फाइंड करूंगा, देखिए, ई प्लस के क्यू, उनके बीच की दूरी कितना, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। तो
ऐसे लिख लेते हैं, ई नेट को ऐसे नहीं दिखाते, ई प्लस पहले लिखते हैं हम लोग, ई प्लस ऐसे लिखिए, और ई माइनस कितना है उसको भी लिख लेते हैं। तो ये कितना है, के क्यू, उनके बीच की दूरी कितना, आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ई प्लस और ई माइनस में कौन बड़ा, ठीक है, ताकि मैं डायरेक्टली आपको बता सकूं कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो ई प्लस ई माइनस में कौन बड़ा, तो मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर में दोनों ही वैल्यू सेम है, डेनोमिनेटर में अपने को दिख रहा है कि एक जगह आर प्लस डी है और एक जगह आर माइनस डी, तो आर माइनस डी छोटी वैल्यू है तो ई प्लस बड़ी वैल्यू देगा, तो ई प्लस बड़ा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, या जिसको मैं ई नेट बोल दूं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, तो ई प्लस माइनस ई माइनस, क्लियर है, ई प्लस माइनस किसको मैं बोला, उन चार्जेस की वजह से बोल रहा हूं। तो मुझे ये समझ में आया कि ई प्लस इधर है और ई माइनस इधर है, ई प्लस इस साइड है और ई माइनस इस साइड है, अपोजिट, ऐसे मैं दिखा देता हूं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला अपने को वो इस साइड आएगा, ये क्या आएगा, ई नेट, क्लियर। और कितना आएगा आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, देखिए ई प्लस की वैल्यू अपने को पता है के क्यू और आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इनको के क्यू को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो अपने पास बचेगा आर वन माइनस डी का होल, वन डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो के क्यू आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए क्या, आर माइनस डी आर प्लस डी का होल ब्रैकेट के स्क्वायर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देखिए अब के क्यू आर प्लस डी को जब आप ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आर डी माइनस इधर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर डी, ये आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे क्या आएगा, देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है अंदर, तो ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये के क्यू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 4RD, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। तो हम लोग अब इसको रीअरेंज करते हैं, के टू को मैं इधर लिख देता हूं और इसको मैं क्यू इंटू 2D लिख देता हूं और साथ में आर लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं देखिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है क्या। क्योंकि हमें पहले ही कंडीशन ले रखा है कि आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो क्या मैं डी को इग्नोर कर सकता हूं, अब तो मैं लिखूंगा 2QD इंटू आर। अब आर को मैं डी को जो है जैसे ही मैंने स्कोर इग्नोर किया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2QD डिवाइडेड बाई आर क्यू, आर कट जाएंगे, इनमें से एक उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया अपने पास, अब इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, देखिए 2K की वैल्यू कितना 2QD डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन किधर, डाइपोल मोमेंट की तरफ, ठीक है। तो ये इसका ई नेट आया 8.B। आई होप ये बातें आपको मैं समझा पाया हूँगा, डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2KP वेक्टर, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में था, और इसको आर क्यूब, क्लियर है। तो आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।